नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं, क्या कांग्रेस जो है इतनी बुरी पार्टी है या थी। इसके बारे में कुछ आज चर्चा करते हैं कि कांग्रेस कैसे एग्जिस्टेंस में आई, है ना, और कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है ना। क्योंकि देखिए किसी भी चीज के प्रति कोई नैरेटिव गढ़ा जाए, मैं यहाँ पे किसी के पक्ष या विरोध में नहीं बोलने आया हूँ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारे यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनको कुछ जानकारियां होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लॉजिकली कितना सही है, और हमें उसके बारे में कुछ जानकारी है भी कि सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों पे सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और एक नैरेटिव है उस जो गढ़ा जाए और उसी में हम भी सम्मिलित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके से हमें मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई नैरेटिव गढ़ा जाए और उसके हम फॉलोअर हो जाए उस नैरेटिव के। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, है ना। जितना मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस ने देश को बेच दिया, है ना, सो ये सब बातें एक नैरेटिव में इसको गढ़ा जाता है ना। और जब एक बात को आप 10 बार कहीं बोलेंगे तो अगर वो गलत भी बात है ना, तो वो फिर सामने वाले को बात लगने लगेगी कि ये बात सही है। ठीक है, ऐसा होता है जब आप एक ही झूठ को बार बार बोलिए या एक ही सच को बार बार बोलिए तो वो लगने लगता है कि नहीं ऐसा है। झूठ ही बात क्यों ना हो, अगर आप बार बार बोलेंगे तो ऐसा लगता है, एक आम पब्लिक के में ये मैसेज सर्कुलेट होता है कि नहीं ऐसा होगा। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। देखिए सन 1800 करीब 75-76 करीब 1875, यानी 70 से 80s, है ना, और 80 से 85, यानी 1870 टू 80 टू 85, है ना। 1870, 80 और 85, ये 10-15 साल का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड था, जो कि आप देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, है ना। उस समय क्या था कि आपको कुछ बातें तो पता ही होंगी, जो लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे, कि डफरिन था और एओ ह्यूम था। डफरिन अपना वायसराय था और एओ ह्यूम जो था वो सचिव था। बाद में जो है वो शिमला में एक बैठक देता है और वहां कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो गठन होता है उसमें सर्वप्रथम जो है सबसे पहले 72 लोग, करीब 72% रहते हैं, जिनको मिला के कांग्रेस का गठन होता है। अच्छा, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से है? कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर से आया हुआ है, और कांग्रेस जो है वो एक समूह है। आदमी के समूह जो होते हैं उन्हीं को कांग्रेस नाम दिया जाता है ना। तो कांग्रेस वहीं से वर्ड कॉइन हुआ है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि कांग्रेस को आना क्या जरूरी था उस समय पे, कांग्रेस का गठन होना जरूरी था। ये हमारे मतलब एक मुख्य प्रश्न में ये चीज आती है, क्या ऐसा होना जरूरी था क्या? तो देखिए हुआ क्या था कि 70-80 के दशक में जो था, लोगों को मतलब अंग्रेजों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि इनके अंदर एक जो है हीन भावना और एक जो है राष्ट्रीयता की भावना वो धीरे धीरे पनप रही थी। पहले तो था कि भाई इंसान निजी स्वार्थ के लिए, है ना, संघर्ष कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में धीरे 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 जो है वो राष्ट्रीयता में चीजें कन्वर्ट होने लगी थी। ठीक, उसी टाइम अंग्रेजों के द्वारा जो है जो सूती कपड़े बाहर से आते थे उस पर टैक्स ज्यादा लगते थे, तो उसको एक लेकर रोष था, क्योंकि भाई कपड़े जो है वो सबके जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं।
तो उसकी वजह से कपड़े महंगे थे विदेशी, तो ये एक लेके आदमी के अंदर रोष था। फिर प्रेस जो था, जिसको प्रेस कहते हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, काफी पाबंदियां लगा दी गई थी, है ना। आपको पता होगा वर्नाकुलर एक्ट के बारे में, है ना। तो प्रेस पे पाबंदियां खूब लगाई गई। फिर उसके बाद आर्म्स एक्ट का वो आया कि भाई आर्म्स आप नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजों पे, मतलब धीरे 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 जो आम रोजमर्रा की जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें थी, उस पे धीरे धीरे पाबंदी लगाने लगे लोग, अंग्रेज जो थे। फिर उसके बाद इलवर्ट बिल आया। इलवर्ट बिल में ये था कि भाई जो गैर यूरोपीय जज होगा, वो यूरोपियंस का जो है केसेस को हियरिंग करेगा और उस पर जो है वो अपना फैसला सजा सुना सकता है। खैर वो इलवर्ट बिल पास नहीं हो पाया, है ना, यूरोपीय यूनियन को उसको पास नहीं होने दिया। तो ये 4-5 मुख्य चीजें थी जिसको लेके अंदर आदमी के गुब्बार फूट रहा था, और वो निजी हित से हट के वो जो है वो राष्ट्र हित में चीजों को सोचना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। और ये बात जो है एओ ह्यूम, जो ह्यूम था उस समय सचिव, वो जो है इस बात को धीरे धीरे समझ गया था कि ये जो है आपका लोगों के अंदर आपका सामाजिक एक जो है सामाजिक रूप से लोग जो है एक्टिव हो रहे हैं और राष्ट्रीयता इनके अंदर धीरे धीरे पनप रही है, और ये किसी दिन बहुत बुरी तरीके से विस्फोट हो सकता है। तो ह्यूम ने दिमाग लगाया कि कुछ लोगों का समूह बनाया जाए और उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये जो मतलब राष्ट्रीयता लोगों के अंदर पनप रही है, ये गुब्बार की तरह किसी ना बस्ट कर जाए। तो कुछ एक मीडिएटर्स टाइप के लोगों को लिया जाए जिनकी लोग बात माने, है ना, और वो जा जाके लोगों को इस चीज को समझाए और वो मॉडरेट रहे, चीजें मॉडरेट रहे, है ना, ज्यादा उग्र ना हो जाए कभी। अब बात यहाँ पे ये है डफरिन और ह्यूम। ह्यूम सचिव था और डफरिन जो था वाइसराय था। डफरिन और ह्यूम में बनती नहीं थी, क्योंकि आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मिथ है और बहुत पहले मिथ थे कि फिर रियलिटी के बारे में बताया गया है। तो डफरिन और ह्यूम के बीच में बनती नहीं थी। डफरिन जो है सारी चीजों को ह्यूम से मतलब उसका 36 का आंकड़ा रहता था, क्योंकि ह्यूम जो है वो अपना एक, कहा जाए ना कि जो प्रतिष्ठित लोग कह सकते हैं, उनके बीच में अपनी एक पैठ बनाया था और वो सारी सूचनाएं जो है, जो जन की भावनाएं हैं, वो अपने तक न्यूज जो है वो कलेक्ट कर लेता था। और डफरिन इस बात से वो रहता था कि तुम्हें ये सारी बातें पता कैसे लग जाती हैं। तो वो कहता था कि मेरे पास आत्मीय शक्ति है और अध्यात्म से कुछ लोग जुड़े हुए मेरे पास हैं, वो बता देते हैं आगे क्या होने वाला है। इस तरीके का एक कहा जाता है फिक्शन टाइप का है ना। अब बात यहाँ पे ये है, डफरिन तो 72 लोगों का गठन हुआ, मतलब 72 लोगों का एक समूह था, उसको मिला के कांग्रेस का गठन हुआ। उसमें कुछ ज्यादा जाने जरूरत नहीं है, शिमला में उसकी बैठक हुई, ये सब चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे। मोटा मोटी हम जो बात करते हैं वो करते हैं। अब बात यहाँ पे ये हुआ कि डफरिन ये कहता था कि आप सामाजिक मुद्दे को उठाइए। जो ये कांग्रेस में पर्सन थे, इनसे कहता था कि आप सामाजिक चीजों पे ध्यान दीजिए, आप राजनीतिक चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और ह्यूम कहता था कि नहीं, आप जो है राजनीतिक रूप उस पर ध्यान दीजिए, सामाजिक उस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि अगर सामाजिक आप कुरीतियों पे ध्यान देंगे तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जो है बहुत तेज पनपेगी और वो बस्ट करेगी जल्दी। और वो राजनीतिक रूप से अगर उलझाए रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और डफरिन का उल्टा मानना था। डफरिन कहता था कि नहीं, आप उतना राजनीतिक वो मत करिए, क्योंकि आप निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं, आप सामाजिक सुधार की तरफ जाइए, लोग जो समाज कुरीतियां उनको वो करिए। तो दोनों में काफी विवाद रहा और काफी समय तक रहा, है ना। और डफरिन जो है कांग्रेस से मतलब बहुत खिन्न रहता था वो, और वो कहता था कि हम कांग्रेस को ऐसे मतलब जीवित नहीं रहने देंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तभी हम यहाँ जाएंगे। तो डफरिन से बहुत 36 आपका रहता था। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये जो लोग चिल्लाते हैं ना कि कांग्रेस जो है देशद्रोही है और ये है वो है, कांग्रेस देश को बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, देखिए राजनीति अपनी जगह है,
ठीक है, लेकिन हमें कुछ फैक्ट्स और कुछ नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगी तो हम हमें बात करेंगे। देखिए कांग्रेस का जो है गठन ही जो है वो राष्ट्रीयता के नाम पे हुआ है उस समय में। बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए आजादी के बाद, फिर कैसे कैसे लोग आए, फिर वो ट्रैक अलग पकड़ लिया, वो अलग चीजें मुद्दा है ना। लेकिन वो राष्ट्रभक्ति अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो नींव पड़ी थी वो निजी स्वार्थ से छोड़ के राष्ट्रीय हित में बातों को सोचने के लिए वो 72 लोगों का गठन हुआ था कि वो मतलब निजी चीजों से ऊपर उठ के जो है वो सोचे चीजों को। ठीक। और रही बात लोकतंत्र की, तो अगर भारत में इतना मजबूत लोकतंत्र है ना, तो वो उस टाइम के कांग्रेस के ही वजह से इस भारत में इतना मजबूत लोकतंत्र है, क्योंकि जो 72 लोगों को मिला के गठन किया गया था कांग्रेस का, उसके अंदर जोरदार बहस होती थी लोगों के अंदर, और जिस मुद्दे पे डेडलॉक फंसता था वहां पे वोटिंग होती थी। तो उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी तगड़ी थी कि डेमोक्रेसी के ऊपर उनके ऊपर उंगली उठाना आप वो कर ही नहीं सकते। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो क्या होता है, किसी एक आदमी ने पूरे पार्टी पे कब्जा कर रखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे जो भी पार्टी हो। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों का एक आदमी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आप कांग्रेस में भी जाएंगे तो ये स्थिति है, एक पर्सन सेंट्रिक हो गई है कांग्रेस भी, और बीजेपी का भी यही हाल है। उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं कुछ, ना कोई चर्चा होनी है, ना उसके अंदर कोई वोटिंग होनी है, कुछ नहीं होना है। और अगर आप ज्यादा चर्चा और ये करने के लिए कुछ तड़पड़ाएंगे तो तुरंत आपको साइडलाइन लगा दिया जाएगा। तो जो मठाधीश ने बोल दिया उसके ऊपर आप एग्री हो चाहे ना हो, आपको हामी भरनी है उसके अंदर, पार्टी के अंदर, अन्यथा आप साइडलाइन रहेंगे। तो देखिए सारी पार्टियों के अंदर है ये इस टाइम प्रेजेंट सिनारियो में। कोई पार्टी, किसी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कि आप खुल के किसी का बहिष्कार कर सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर। ठीक है, तो देखिए वो समय चला गया। लेकिन एक नैरेटिव, जो फॉल्स नैरेटिव कहा जाता है ना कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए क्या है कि देश को बेचना तो पहली बात इतना आसान काम नहीं है। ठीक। और जब इंसान कोई काम करता है, जब आप किसी बहुत भयंकर क्राइसिस में जब काम करते हैं ना, तो आपसे कुछ सही भी काम होंगे, कुछ गलत भी काम होंगे, जो कि आप सबको तो संतुष्ट रख नहीं सकते। भाई आप कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो किसी को खराब लगे और किसी को अच्छा भी लग सकता है, तो आप सबको संतुष्ट नहीं रख सकते। लेकिन फॉल्स नैरेटिव जो है ना, ये अगर जो कोई गढ़ने में माहिर है, तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि अगर आपको कोई फॉल्स नैरेटिव गढ़ना है तो आप कुछ मत करिए, 4-5 चेले चपाटे चमचे पाल लीजिए। मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं आया हूं, मैं जो सत्य बात है वो रखने आया हूं। आप 4-5-10 चमचे पाल लीजिए और उनको छोड़ दीजिए रोड पे, और उनका बस यही काम रहे कि टपरी की दुकान से लेके सोशल मीडिया से लेके और हर जगह रायता फैलाए रहेंगे। और किसी भी व्यक्ति को, बस एक आदमी को बदनाम करने का लगा दीजिए कि फलाना जो है, फलाने के बारे में कुछ गलत मैसेज है, उसको सर्कुलेट कर दीजिए। अब जिस चाय की दुकान पे जाएंगे, जिस टपरी पे जाएंगे, जिस दुकान पे जाएंगे, जिस होर्डिंग को देखेंगे, जिस न्यूज चैनल को देखेंगे, जिस सोशल मीडिया को देखेंगे, उसी के बारे में विरोध हो रहा है, उसी के बारे में गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक बार ही सोचने में मजबूर हो जाता है कि हाँ ये चीज ऐसा होगा। और ये क्या है, ये शिक्षा की कमी है। आप अगर शिक्षित नहीं है, आपको इतिहास की जानकारी ठीक से नहीं है, ना आपको इकोनॉमी की जानकारी है, ना तो आपको अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है, कुछ अगर आपको नहीं है, ना आपको राजनीति की जानकारी है ना, ना आपको भूगोल की जानकारी है, तो आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे, फॉल्स नैरेटिव में जाके आप फंस जाएंगे। तो देखिए आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हमें जो है ना किताबों को देखना चाहिए।
और जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको सही गलत और आपके सोचने की जो क्षमता होती है उससे विकसित होती है। और बाकी ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और चाय की टपरी और सोशल मीडिया पे आके कुछ भी लिख दिए और उसके लगे जो है उसे सर्कुलेट करने। जैसे अभी आप देखें एक नैरेटिव है, पप्पू का नैरेटिव गढ़ा गया, वो कितनी तेज इस देश में सर्कुलेट हुआ है ना। तो देखिए, आप किसी को बुराई करिए अच्छाई करिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी का नैरेटिव अगर आपको गढ़ना हो तो बहुत आसान काम है। और खास तौर से जहां की जनता जो है ना, उसको कायदे से अगर वो इतिहास और उसके बारे में नहीं पढ़ी हुई है तो उसका नैरेटिव गढ़ना बहुत आसान है वहां पे। आप इसी नैरेटिव को देखिए, यूएस में प्रयोग किया गया, अमेरिका में ये नैरेटिव आपका सेट नहीं हुआ। अब देख लीजिए ट्रम्प का, देख लीजिए एक टर्म चलाया, नेक्स्ट टर्म में जो है हमारे गए थे है ना, प्रधानमंत्री जी भी गए थे हमारे, तो वो नैरेटिव नहीं चल पाया वहां, फॉल्स नैरेटिव नहीं चल पाया, क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहां शिक्षित हैं। आप वहां पे बकर करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। आपको एक्सेप्ट वही किया जाएगा जहां पे जनता मतलब 60-70% जनता जो है अनपढ़ हो, उसको 2 किलो चावल, 5 किलो दाल, 2 किलो राजमा, 2 किलो चना, तेल, घी, ये आप बांट दीजिए और उसी में वो खुश रहेगा बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत चीज है, आप ठीक है आर्थिक रूप से किसी को सहयोग दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इंसान के अगर सोचने और समझने की क्षमता ना रहे तो उस क्या सही से क्या गलत वो नहीं समझ पाता है, वो नैरेटिव के ही चक्कर में पड़ जाता है। तो मेरा बस इतना सा कहना है, देखिए किसी का भी इमेज बनाना हो, देखिए अब किसी की ब्रांडिंग करनी है, बहुत अच्छा उसको दिखाना है, 10 जगह पोस्टर लगा दीजिए है ना, और उसको युग पुरुष बता दीजिए, उसको बता दीजिए कि ये भगवान है, अब ये यही पूरा मतलब इन्हीं पे दारोमदार है, ये नहीं रहेंगे तो समझिए पूरा देश लुट जाएगा, तो देश मिट जाएगा। इस तरीके से अगर नैरेटिव गढ़ेंगे तो फिर वो उसी तरीके का सेंटिमेंट आदमी का बन जाएगा। तो जो जितना बढ़िया नैरेटिव गढ़ ले, है ना। और देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं हर गवर्नमेंट में अच्छे होते हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी प्रायोरिटी अपनी होगी, और हर एक गवर्नमेंट अपना एक मुद्दा लेके बैठी रहती है कि हम इस पे तो बात जरूर करेंगे, क्योंकि इसी यही मेरा वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जितनी भी पार्टियां, समाजवादी पार्टी या आप या फलाना ढिमकाना को, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप एग्जांपल देख लीजिए, कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करेगा तो कोई पाकिस्तान की बात करेगा, जिसका जैसा सेट हो जाए, जिसका जैसा नैरेटिव अच्छा निकल जाए, जिसपे लोग उसको सपोर्ट करें, वो वही काम करेगा। लेकिन ये आपकी अशिक्षा का मतलब ये फायदा उठाया जा रहा है, ये कोई गलती इसमें किसी की नहीं है, ये आप शिक्षित नहीं है, गलती आपकी है, आपको जानकारी का अभाव है, इसलिए नैरेटिव आपका सेट हो जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दिया, अमेरिका में नैरेटिव क्यों नहीं सेट हुआ, क्योंकि वहां पे पर्सन्स बहुत एजुकेटेड हैं, उनको अपने हिस्ट्री के बारे में पता है, उनको अपने कल्चर के बारे में पता है, हर चीज पता है, तो उनकी एनालिसिस पावर अच्छी है, कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी से सच बोल रहा है, कौन आदमी उनसे क्या छुपा रहा है, कौन सा आदमी अपने पिच पे बैटिंग उनको कराना चाह रहा है, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हमारे पास जो है शिक्षा के अभाव के कारण जो है सोचने और समझने की जो क्षमता है वो मर जाती है, और हम इन नेताओं के ट्रैप पे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत में आती है। हम अपने से खुद से सोच नहीं पाते, पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं, भाई जा रहा है, बहन जा रही है, चाचा है, दादी है, बाबा है, तो कोई कांग्रेसी है तो कोई भाजपाई है, वो वोट देते तो पूरा खानदान उसी को वोट देगा। अपनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा के अभाव है, हमें मतलब ही नहीं राजनीति से क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत देश का एक बड़ा वो है कि हमें थोड़ा सा ना
इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यानरत रहना चाहिए। मतलब ठीक है, हम मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये तो पढ़ते ही हैं, है ना। और जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 10th तक हमें यही बताया जाता है कि इसका कोई भविष्य में काम नहीं है, जैसे तैसे पास कर लो। तो उस टाइम समझ ही कितनी रहती है 10th तक। उस टाइम तो बस ये रहता है कि हाँ, किसी तरीके से वहां पे बस कॉपी भरनी है, पास होना है। तो उस टाइम सोचना समझना कुछ होता नहीं। तो हम उस टाइम क्या ढंग से उस टाइम कोई पढ़ता नहीं। और जब हमारी समझ विकसित होती है तब तक हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा चुके होते हैं, कहीं नौकरी की तलाश में रहते हैं। नौकरी लग जाती है तो किसके पास समय है कि कोई इतिहास पढ़ेगा, कोई भूगोल पढ़ेगा। लेकिन हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मेरा ये मतलब अपना वो था, ओपिनियन था कि ऐसा हो रहा है समाज में, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं किसी के ऊपर अपने विचारों को नहीं थोप सकता हूँ, आप अपनी तरह से सोचिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि फॉल्स नैरेटिव जो है ना, ये बहुत ही घातक है। आप समझिए इस चीज को। मतलब मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कह रहा, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और इधर 10-12 साल ये नैरेटिव बहुत तेजी से पकड़ा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो प्रचार प्रसार का ढंग है, आप बड़ी बड़ी पोस्टर बना दीजिए, युग पुरुष दिखा दीजिए, फलाना चीज दिखा दीजिए, और एक आदमी को आप वहीं पे दिखा दीजिए कि निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता है, देश बेच देगा, देशद्रोही है, फलाना मुक्त भारत, धमकाना मुक्त भारत अब जो है एक पार्टी है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप इस नैरेटिव को समझिए। मतलब मेरा ये नहीं कहना कि मुझे किसी पार्टी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं सबके विरोध में बोलता हूँ, सबके पक्ष में बोलता हूँ। मुझे जो सही जिसका लगता है उसके बारे में सही बोलता हूँ, जो उसकी चीज सही रहती है। जो उसकी चीज खराब रहती है मैं उसको खराब बोलता हूँ। मुझे प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, मैं खुल के बोलता हूँ। बात समझ में आ रही है। और जहां क्रिटिसाइज करना होता है वहां क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे अभी मुद्दे से भटकाने के लिए आप देखें, कुछ दिन पहले जो है हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे मुद्दे से भटकाने के लिए क्या क्या उछाला गया कि ब्राह्मणों ने देश को वो किया है, बांटा है जातियों को, तो फिर रामचरितमानस बीच में घुस गया, तो ये घुस गया, वो क्या, सारी चीज डिरेल हो गई, है ना। इस नैरेटिव को समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।